नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। 8,000 से अधिक पदों पर भर्ती को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,300 नए घर बनाने का भी लिया गया फैसला। विधानसभा में सोमवार को भी हुआ जोरदार हंगामा। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट की नारेबाजी। सीएम जयराम ने विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, विपक्ष को हो गई है वॉकआउट करने की आदत। नहीं थम रहा वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी का मामला। वन मंत्री राकेश पठानिया ने दी सफाई। कहा, सदन में वीरभद्र सिंह पर नहीं की कोई टिप्पणी। विक्रमादित्य सिंह चल रहे जमानत पर बाहर। और JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। सरकार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। कहा, या तो भर्ती प्रक्रिया पूरा करें या भर्ती करने से इनकार कर दें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में विधानसभा में हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। खासकर विभिन्न विभागों में पदों को भरने का फैसला इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों के 8,000 पदों को भरने की मंजूरी दी। शिक्षा विभाग में इन पदों को SDM की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से भरने की स्वीकृति दी गई। साथ ही सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 200 पद भरने की भी स्वीकृति दी। इसके तहत BDO के 5 पद पदोन्नति आधार पर भरे जाएंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,300 नए घर बनाने की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बाढ़ और बारिश की वजह से मकान बहने या नुकसान की स्थिति में प्रभावित को 1,30,000 रुपए देने का भी फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ। नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, तो वहीं सीएम ने कहा कि विपक्ष को वॉकआउट करने की आदत हो गई है। दरअसल सोमवार को विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान विपक्ष ने पहाड़ी बोली में नारेबाजी भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन और सभी सदस्यों की गरिमा है और इसे बनाकर रखा जाए। वहीं विपक्ष के इस वॉकआउट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का वॉकआउट और व्यवहार पीठ और सदन की गरिमा के खिलाफ है। विपक्ष के सदस्य भी संयम रखकर सही शब्दों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिना बात के ही हर रोज वॉकआउट करता है। सदन में बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अच्छा होता कि बजट में अपने अच्छे सुझाव देते, सार्थक चर्चा होती। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष जब मन आता है तो उठकर बाहर चला जाता है। आज भी बिना बात के सदन से वॉकआउट किया गया। माननीय सदस्य और पार्टी के चीफ व्हिप जो जगत सिंह नेगी जी जब यहाँ पे सदन में अपना वक्तव्य रख रहे थे बजट पे, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री जी हाउस में प्रेजेंट नहीं थे और मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने एक ऐसी शब्दावली प्रयोग की जिसमें गुस्सा भी था, उनको आक्रोश था। आवेश में आके उन्होंने कहा कि ये बकवास कर रहे हैं, इन्हें तहजीब नहीं है, इनको तमीज़ नहीं है। और ये जो शब्द जो है इस्तेमाल किए गए, ये मुख्यमंत्री जी ने दूसरी दफ़ा किए। माननीय जगत सिंह जी हमारे ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, इनको ऐसे शब्दावली इस्तेमाल करके इनके बारे में उन्होंने पूरे ट्राइबल जगत की जो है बेइज्जती की है। और हम ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री सदन में खुद खड़े होके इन शब्दों को हटवाते या विड्रॉ करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार यही बात कह रहे थे कि इनमें कोई भी बात असंसदीय नहीं है। रोज ही करते हैं।
हर बार ही करते हैं, बेवजह करते हैं। तो इसलिए उस पर बोलना हर रोज, हमें तो हर रोज बोलना उचित नहीं लग रहा है, उनको बाहर हर रोज वॉकआउट करना जो है वो उचित लग रहा है। तो ये बहुत सोच में अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बजट सत्र पर, बजट पर हो रही है और अच्छा होता कि वो समय का ध्यान रखते हुए इस माननीय सदन में बजट पर अपने अच्छे सुझाव देते हुए, चर्चा करते हुए। हम उनसे किसी तरह की इस तरह की उम्मीद में नहीं है कि हमारे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सार्थक चर्चा तो हो, तथ्यों पर चर्चा तो हो। न तथ्य है, न सार्थकता है उनकी चर्चा में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब मन आता है उठ करके बाहर चले जाते हैं। और आज बिना वजह के, बेवजह के जो है वो सदन से वॉकआउट करके गए, क्योंकि उन्होंने वो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके सदन में बोल रहे थे। जब हमने उनको कुछ कहा तो उस पर उनको ऐतराज है कि बोलना सिर्फ उनको ही चाहिए, हमको बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार उनको है तो हमको भी है, बराबर का है। इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का व्यवहार इस प्रकार से ये हो गया कि उनको बोलना क्या है वो महत्व का विषय नहीं, सोच करके आते हैं कि आज गालियां ही देनी है। और ऐसे बात कहते कहते जिस तरह के उन्होंने व्यवहार किया, उसके मुताबिक सत्ता पक्ष के लोगों से भी सुनने को उनको मिला कुछ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको भी सब्र करना चाहिए। मैंने सत्ता पक्ष के सब साथियों से भी कहा कि हमको भी सब्र करना है, लेकिन लगातार इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष जहां लगातार वन मंत्री राकेश पठानिया का विरोध कर रहा है और कई जगह उनके पुतले भी जलाए गए हैं, ऐसे में अब वन मंत्री राकेश पठानिया ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने वीरभद्र सिंह का सदन में नाम तक नहीं लिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह वरिष्ठ और सम्मानीय नेता हैं और उनका सब सम्मान करते हैं। वे इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने विधानसभा के अंदर उन पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है। पठानिया ने कहा कि जब उनका नाम नहीं लिया तो विक्रमादित्य सिंह को किस बात की तकलीफ हो रही है। पठानिया ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। पठानिया ने कहा कि ईडी में विक्रमादित्य के खिलाफ मामले चल रहे हैं और वे जमानत पर बाहर हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस पर सभी मामले खत्म हो जाते हैं। इस दौरान पठानिया ने विक्रमादित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मैं बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हूँ और 6 चुनाव लड़ बैठा हूँ और राय साहब को बड़ा हाई स्टीम में लेता हूँ। मुझे पता है वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा और ना ही मैंने कोई टिप्पणी की है। विधानसभा में जो भी सदस्य बोलता है उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी लेकर आया हूँ साथ में, जहाँ मैंने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। अब जब मैंने उनका नाम नहीं लिया, फिर आपको तकलीफ किस बात की, किस बात का दर्द, किस बात की पीड़ा कि आप मुझे ये एडवाइस दें कि आप अपनी खलड़ी में रहें, आप बाहर आके एनएसयू के बच्चों से मेरा पुतला फुकवाएं। मुझे नहीं फर्क पड़ता, पॉलिटिशियंस डोंट माइंड, पर आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ना तो मैं कभी किसी से डरता हूं और ना ही कोई डरने वाली बात। मैं भी एक आर्मी अफसर का बेटा हूं और एक खानदान से आता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। आप एक्यूज्ड नंबर 9 हैं, ईडी में केस चल रहे हैं, जमानत पे आप बाहर हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि खलड़ी में रही। इसलिए मैं ये आज आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर आज भी आपने देखा जिस तरीके से सारे हाउस का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आज भी हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने का प्रयास किया। और मेरी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो मैंने अंदर विधानसभा में बोला है, आप लोगों ने भी देखा है जिस तरीके से हमने एक एक पॉइंट पे फैक्शन फिगर्स के साथ इस बात को रखा है। और उस वहाँ पे भी मैंने इस बात को बोला है, बड़ा क्लियर बोला है कि आप इस बात को हाउस के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं कि 17+3 सीटों में मेरे परिवार का राज, मेरी फैमिली की ये सीट्स
इतनी एरोगेंस झलकती नजर आ रही है रजवाड़ाशाही। अपने मदर दल का, कांग्रेस पार्टी का नाम तक जिस व्यक्ति ने लिया, केवल अपने परिवार की पार्टी, अपने परिवार की ये 20 सीटें। अब इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोगेंस और हाई हेडेडनेस का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। वहीं विधानसभा के बाहर JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के चलते शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने 6 महीने पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और 14 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट भी शुरू हो गया था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भर्ती आगे नहीं बढ़ पाई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट में सही ढंग से पक्ष नहीं रख पाई, जिस वजह से वे अब मानसिक तनाव में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 3 साल पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें या भर्ती करने से इनकार कर दें, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। JOAIT 817 ये जो सब एस्पिरेंट अभी यहाँ पे है, ये JOAIT 817 ये सब लोग एस्पिरेंट हैं और ये सब वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कमीशन पास किया है, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जिन्होंने पेपर पास किया है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है? प्रॉब्लम जो हमने लिखा है, नो मोर डिले नो मोर हरासमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट चलती है 2020 में। 2020 में प्रोसेस शुरू होता है रिक्रूटमेंट का और वन ऑफ हिमाचल बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप बोल सकते हैं, जिसमें यू आर कमिटिंग टू प्रोवाइड 2000 जॉब्स, ऑलमोस्ट 1867 पोस्ट, लगभग 2000 परिवारों को आप जॉब देने की बात करते हैं 2020 में, और एडवर्टीजमेंट निकलती है। और उससे भी पहले पोस्ट कोड आता है, पोस्ट कोड 727 JOA का था, वो इसमें मर्ज कर दिया गया। तो लगभग अगर इस प्रोसेस की हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये चल रहा है 2019 से लेकर मार्च 2022। अब आप देखिए कि लगभग 3 साल से ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर आपसे एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें ये अब कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। जो आप कमिट करते हैं या आप जो डायरेक्शन पास ऑन करते हैं उस पर या तो काम नहीं हो रहा है, या सरकारों को जो ये 20,000 परिवार है, लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 1 लाख लोग जो हमारे सब लोग हैं, उनका जो कंसर्न है वो उन्हें उतना बड़ा कंसर्न नहीं दिख रहा है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे डेलीगेशन, मैं कहना चाहूँ लगभग 5 से 7 बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे मिले हैं। कोई इनके मंत्रीगण होते हैं, कोई इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, सबसे हमने अपनी डिमांड रखी है। चाहे हम इनको मेल करते थे, लेटर थे, पर्सनली हम इनसे मिलते थे, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये 3.5 साल का प्रोसेस हो रहा है और आपकी भर्ती पूरी नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेंटल हरासमेंट हो रहा है उन 20,000 बच्चों का जिनका कोई कसूर नहीं है। इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी हमारी 1867 1867 पोस्ट पे भरी जानी है, और ये शायद हिमाचल के इतिहास की अगर आप भी स्टडी करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सो फार एज कंसर्न JOAIT इज कंसर्न। अभी जो दुख इसी बात का है कि एक बार जब लिटिगेशन फ्री मैटर हो गया था, वैसे कोर्ट मैटर के बारे में हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है हम उसके बारे में बात कमेंट नहीं कर सकते, पर जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई भी सीट 556 की लेफ्ट आउट पोस्ट अगर 817 में ऐड हुई है तो उसको वापस 556 में भरा जाए। तो उसकी ये क्लैरिटी नहीं थी नंबर ऑफ सीट क्या थी, क्या प्रोसेस था, और बाकी उसमें कहा गया था जजमेंट में कि आप 817 के प्रोसेस को कंटिन्यू करिए, और उसके बाद प्रोसेस रिज्यूम होता है, टाइपिंग होती है, और टाइपिंग होते होते अब सिचुएशन ये आ गई है कि फिर से हमारी ये भर्ती रुक गई है। तो ये बहुत मेंटल हरासमेंट हो रहा है सब बच्चों का। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हमें कैसे टेक्स्ट मिलते हैं या फाइनेंशियली बच्चों को कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट है, हम ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि आपकी सरकार, आपकी कार्यकाल की सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर आपके रहते हुए कंप्लीट नहीं होता तो ये सिस्टम फेलियर है। बिलासपुर सदर हलके के विधायक सुभाष ठाकुर ने गोविंद सागर झील में जलमग्न मंदिरों के पुनर्बसाव के लिए बजट में की गई घोषणा का स्वागत किया है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक ने पर्यटन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण जलमग्न मंदिरों को शिफ्ट करने की घोषणा के साथ ही बजट का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक सर्वस्पर्शी व समावेशी और विकासोन्मुखी बजट पेश किया है, जिससे हर वर्ग के लोगों को लाभ होगा। वहीं सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आयु सीमा को अब 60 वर्ष करने और पेंशन को भी 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपये करने का विधायक ने स्वागत किया। इसके अलावा बिजली के 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं को राहत देने का भी सुभाष ठाकुर ने स्वागत किया।
बजट में बिलासपुर का भी जो हमारे मंदिर थे जो जलमग्न हुए थे सांडू में बीबीएमबी का जब ये डैम बना था, तो उनका भी वर्षों से, क्योंकि 60 साल से लोग या डिमांड भी कर रहे थे और दशकों से या था कि इनका पुनर्स्थापना की जाए, उसके लिए भी 1400 करोड़ रुपए का यह बजट रखा गया है। और ये आने वाले दिनों में बिलासपुर जो हम कह रहे हैं कि टूरिज्म की दृष्टि से भी एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लोगों के लिए वो बनेगा। तो यह 1400 जो करोड़ रुपया है, यह मंदिरों को, जो हमारी संस्कृति थी, हमारी धरोहर थी, आस्था थी, या जलमग्न हुई थी, या आने वाली पीढ़ियां भी इनके साथ जुड़ के ये बिलासपुर की जो हमारी कहलूरी संस्कृति थी, या रियासत काल में जो जलमग्न हो गई थी, वह भी हमारे बुजुर्गों और आज की पीढ़ी के साथ जुड़ेगी। रूस व यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन से अभी तक प्रदेश के 400 से अधिक छात्र वापस लौट आए हैं। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा के धर्मशाला के दाड़ी की रहने वाली कीर्ति धीमान भी पिछले कल अपने घर पहुंची। बेटी के सकुशल लौटने पर परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली और परिवार सदस्य पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं खार्किव सिटी में रहती थी और 6 दिन तक मेट्रो स्टेशन में मैं फंसी रही और वहाँ पर वो जो एरिया है वो 70% डिस्ट्रॉय हो चुका है और रशियन आर्मी ने वो एरिया बहुत चारों ओर से घेर लिया क्योंकि वो बॉर्डर एरिया था, रशिया के साथ लगता है वो एरिया, इसलिए सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्टेड एरिया है। कीव, खार्किव, सुमी, ये कुछ एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं। मैं वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था और 24 फेब 5:08 AM पे फर्स्ट बॉम्बिंग सुनाई दी और सायरन्स अचानक से बजने लग गए। तो उस दिन से इस वॉर की शुरुआत हुई थी। रशिया ने जब फाइनली अटैक कर दिया बॉर्डर्स पे और बॉर्डर्स की आवाज़ हमारे सिटी तक सुनाई देती थी। इस टाइम वहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। वहाँ पर बहुत बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं और हमें खुद को बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छुपना पड़ता था, लेकिन जाना ही पड़ता था क्योंकि फ्लैट में हमारा सामान था खाने पीने का और वहाँ मेट्रो में कोई इंतज़ाम नहीं था, तो हमें जाना पड़ता था। तो हम अपने रिस्क पे जाते थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे बॉम्बिंग हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह से हम लोग अपना वहाँ पे टाइम गुजार रहे थे। मेरी बेटी कीर्ति जो कि यूक्रेन में फंसी हुई थी, तो 6-7 दिन तो वो वहाँ मेट्रो में छुपी रही, पर फिर चलो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास हुए, कुछ बच्चों ने अपने भी प्रयास किए, कुछ हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किए और हमारी मोदी सरकार जी ने और हमारे जो प्रदेश की सरकार है जयराम सरकार जी और सब लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, मीडिया वालों ने भी बहुत सहयोग दिया। इन सब के सहयोग से आज मेरी बेटी बिल्कुल सेफ अपने घर पहुँच गई है। कल 6 बजे वो दिल्ली से पहुंच गई धर्मशाला। हम सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम तो बड़े आभारी हैं सब लोगों के कि जिन्होंने मतलब सबका कर रहे हैं, वो सब बच्चों का कर रहे हैं, सब बच्चों को निकाल रहे हैं वहाँ से, सबके बच्चे सेफ अपने अपने घर पहुँचे। ये हमारी सरकार का बहुत अच्छा कदम है और हमारी मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छा मतलब किया। वहाँ बच्चों को भी अच्छा मतलब अच्छा मिल रहा था खाने पीने को भी और मतलब यहाँ आने के लिए भी इनके लिए सब कुछ फ्री था, घर तक फ्री पहुँचाया इनको। और अब मैं तो ये है कि अपनी केंद्रीय सरकार जी, मोदी सरकार जी से और अपनी जो जयराम सरकार जी और जो अन्य लोग और हैं, सबकी दुआएं, सब ने प्रे की है ना, और मीडिया वालों ने भी बड़ा किया, सब ने मतलब सबकी प्रे से आज मेरा बच्चा जो है वो सेफ घर पहुंच गया है। और मैं यही आशा करती हूँ कि सबके बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास सेफ पहुंच जाएं, क्योंकि सरकार बहुत मदद कर रही है, अपनी तरफ से सरकार ने बहुत मदद की है। हम तो इनका मतलब बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों को सेफ पहुंचा दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक संघ ने सरकार से संरक्षण और आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत के दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राजस्थान की तर्ज पर विधेयक पारित कर बोर्ड गठित करे और पद्धति में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों को पंजीकरण करने की व्यवस्था की जाए।
इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्रों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत किया जाए। संघ ने सरकार से मांग की कि उनके लिए सरकार कोई ठोस नीति बनाए। हम सभी चाहे स्वरोजगार से ही जुड़े हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो हम बेरोजगारी लाइन में ही हैं, क्योंकि बामुश्किल अपने कारोबार को स्टैंड करने के लिए हमने अपने तौर तरीक़ों से काम शुरू किए हैं, लेकिन सरकार की कई जगह गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए भी कोई आर्थिक पैकेज, कुछ ऐसा मदद बनाए, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिससे हमारे कारोबार और हमारे परिवार भी सुरक्षित और सुरक्षित हों। क्योंकि जितने भी बेरोज़गार हैं प्रदेश के, या यूँ कह सकते हैं जो सरकारी जॉब में नहीं है, उससे हटकर जो लोग हैं उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं सरकार देती है। तो अब पढ़े लिखे युवा, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे अन्य किसी भी फील्ड के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है। हम आज के इस मंच से यही सरकार से निवेदन करते हैं कि उसके लिए भी कोई नीति नियम बनाए जाए और इस पर ठोस कार्रवाई की जाए। जिला बिलासपुर की यातायात पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में बिलासपुर में नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर हूटर बजाकर गाड़ी दौड़ा रहे एक व्यक्ति पर यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर ही हूटर को कब्जे में लिया और भारी भरकम चालान भी काटा। यातायात पुलिस प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पंजाब नंबर की गाड़ी का हूटर जब्त किया गया है और 10,000 रुपए का चालान भी किया गया है। मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक PB नंबर की गाड़ी आ रही थी, वो हूटर बजा रही थी, तो हमने उसको डिटेन किया पुलिस स्टेशन के पास। तो उसका नंबर PB 6010 था, तो मौके में उसका हूटर हमने बंद किया और उसका चालान किया 10,000 रुपये। तो अभी उसको कोर्ट में दे दी है और इस तरह के बंदों को नकेल कसी जा रही है। और शहर में भी जो बिना हेलमेट के और जो बिना नंबर प्लेट के और जो ऐसे उनके नकेल कसी जा रही है। और आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो इस संबंध में हमारा स्थानीय पुलिस का सहयोग करें। बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।